नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आप रोज ऐसी खबरें देखते हैं जिनका आपसे सीधा रिश्ता है। पटियाल अकेला ऐसा पत्रकार है जो हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में उन्हें मुद्दा बनाता है जिनकी आवाज छोटी समझकर दबा दी जाती है। हर छोटी आवाज के बड़े मंच पर देश का स्वागत है। सबसे पहले मैं देश में असली दवाओं के नुकसान के बारे में आपको अलर्ट करूंगा। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने देश में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की गारंटी दी है, लेकिन यह वादा तब पूरा होगा असली मायने में जब असली दवा की गारंटी मिलेगी, और वो भी दोनों साथ साथ। नकली दवा का परीक्षण इसलिए क्योंकि दिल्ली में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 करोड़ रुपए की नकली दवा पकड़ी गई है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ तो यूपी के फिरोजाबाद में भी हो रहा था, जहां सरकारी अस्पताल में एक्सपायरी दवाएं पकड़ी गई हैं। घूंघट में छिपकर गई एक महिला अफसर और उस अधिकारी ने यह गड़बड़झाला पकड़ लिया। नकली दवा के परीक्षण को मेरे साथ जरूर देखें। दूसरा परीक्षण CAA कानून का करूंगा। कानून आने से पहले और कानून के नियम आने के बाद देश में कई तरह के संकेत सामने आए हैं। इनमें नेताओं के बयान भी हैं और कुछ भूगोलिक इंडिकेटर भी। कुल मिलाकर सवाल यह है कि सरकार CAA को इतना एग्रेसिवली लागू क्यों कर रही है, और वो भी तब जब इनकी वजह से, यानी इस कानून की वजह से असम में उनकी सरकार का विरोध शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में जहां इस कानून का असर है, वहां की लोकसभा सीट बीजेपी के पास है। तो फिर बीजेपी ने चुनाव से पहले इस कानून की जिद क्यों की? ऐसे में पटियाल का एक सवाल भी है, वो ये कि ये नागरिकता का कानून है या फिर अखंड भारत का शंखनाद। तीसरा परीक्षण विज्ञापनवादी लोकतंत्र का करूंगा। आजकल आप सुबह अखबारों में उठते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, सरकारी विज्ञापन कुछ ज्यादा दिखते होंगे ना आपको। जनवरी से अब तक 11 लाख करोड़ रुपए का लोकार्पण की गारंटी दी जा चुकी है इन इश्तिहारों में। प्रचार की आजादी है और हक भी, लेकिन विज्ञापन की कारपेट बॉम्बिंग से वोटर का ब्रेन वॉश हो सकता है। और क्या इसकी वजह से चुनाव में खास पार्टी का प्रत्याशी ज्यादा मजबूत हो जाता है? क्या सरकार की कमियां छिप जाती हैं? इश्तिहार की राजनीति का परीक्षण देखिए, क्योंकि आप वोट देने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आज पटियाल आपको बताएगा कि पैकेट बंद खाना लाइफलाइन को कैसे 50% तक छोटा कर रहा है। चिप्स का बच्चों की किडनी में होने वाला पथरी से क्या रिश्ता है? मेरा यह परीक्षण जरूर देखें, अपनों के साथ इसे शेयर भी करें, क्योंकि मसला आपकी सेहत का है। पटियाल आपके लिए CAA का परीक्षण करेगा। आज सबसे पहले पटियाल का एक सीधा सवाल है शुरुआत में ही, यह नागरिकता देने वाला कानून है या अखंड भारत बनाने वाला प्लेटफॉर्म? पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में इस सवाल तक क्यों पहुंचा, यह बताएगा आपको अच्छी तरह से आज, और इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश भी करेगा कि CAA को 2024 के बाद की राजनीति का रॉकेट क्यों कहा जा रहा है। क्या यह वाकया रॉकेट है? सुनने में बड़ा नॉर्मल लगता है कि जो लोग सालों से शरणार्थी बनकर भारत में रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता देने में क्या गलत है? अगर सरकार देना चाहती है दे दे, लेकिन जब से CAA की अधिसूचना जारी हुई है, सियासत तब से गरमाई हुई है। एक तरफ सरकार है जो इस कानून को ऐतिहासिक बता रही है, जिसका साफ ये कहना है कि नागरिकता देना कानून है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस, TMC, AIMIM और आम आदमी पार्टी जैसे विपक्षी दल हैं जो ये कह रहे हैं कि ये नागरिकता देने वाला कानून नहीं बल्कि इमिग्रेशन को बढ़ावा देने वाला कानून है। मैं बारी बारी से आपको सबकी बात सुनाता हूं और फिर इसके मूल तत्व में हम सब चलेंगे। CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। কোনো NRC করতে দেব না, কারো অধিকার কাটতে দেব না, কাউকে বঞ্চনা করতে দেব না, কাউকে লাঞ্ছনা করতে দেব না।
এর জন্য যদি আমার জীবনও যায় আমি জীবন দিতে তৈরি। कि आप 4 साल से ज्यादा किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चुनाव का। तो ये इनको खतरा नजर आ रहा है हर जगह। सीए भी जो एक ठंडे बक्से में जिसका कोई गर्मी नहीं, जिसमें ला दिया शायद कुछ नफरत का वातावरण बन जाए, ध्रुवीकरण का वातावरण। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? सीए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। इन राजनेताओं के अपने दावे हैं, लेकिन सबके निशाने पर कौन है? बीजेपी। क्योंकि इन्हें लगता है कि वो सीएए का इस्तेमाल हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण के लिए ही करेगी। मतलब सबको लगता है कि सीएए का हिंदू वोटर से रिश्ता है। अब मैं आपको एक और अहम संकेत दिखाता हूं जिसके बारे में काफी चर्चा है। यह देखिए कि आखिर इस कानून से फायदा किसे होगा, मतलब नागरिकता किसे मिलेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाइयों को नागरिकता दी जाएगी। ये सभी वो लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं। यह संयोग है या उससे ज्यादा कि श्रीलंका, म्यांमार से आए गैर मुस्लिमों का जिक्र इस कानून में नहीं है। यहां वही 3 देश हैं जो अखंड भारत की लाइन में प्रमुख हैं। शायद यही वो विंडो है जो सीएए को अखंड भारत के भविष्य का दर्शन भी करवा रही है। नागरिकता कानून या अखंड भारत का प्लेटफॉर्म, इस सवाल के परीक्षण में मैं आपको आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का एक बयान सुनाना चाहता हूं, जिससे सीएए को नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुंचा दिया इस बयान ने। ये का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। केजरीवाल के बयान में 2 बातें बहुत प्रमुख हैं। पहली, गैर मुस्लिम शरणार्थी, दूसरी बीजेपी की वोट बैंक बढ़ाने की चाल, और तीसरी की तारीख 2014 से 2024 भी हो सकती है। अब यहां सोचने वाली बात क्या है? बात यह है कि केजरीवाल का बिल्कुल नया दावा किसके वोटर को चिंतन की दिशा दे रहा है। इस बयान के बाद किस सोच को बल मिल रहा है? इस जवाब की खोज भी हमने अखंड भारत की सीमा पर खड़ा करके देती है, वहीं खड़ा कर देती है ना, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आधे हिंदुस्तान का लगभग बड़ा हिस्सा पूर्ण होता है। विभाजन के विरोध का आधार भी अखंड भारत ही था। केजरीवाल 3.5 करोड़ गैर मुस्लिम शरणार्थियों की बात कर रहे हैं। अभी तक जो आंकड़े हमें मिले हैं उसके मुताबिक सीएए के तहत करीब 31,313 शरणार्थियों को नागरिकता की ओर कदम बढ़ाया है या उनको नागरिकता मिलने का मौका आया है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम अभी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं, अगर वो भारत आते हैं
तो क्या उन्हें भी नागरिकता मिलेगी? यह है ना बड़ा सवाल, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 77 लाख और बांग्लादेश में 1.53 करोड़ नॉन मुस्लिम है। ये वहां की आबादी बता रहा हूं मैं। तो इन लोगों का क्या होगा? क्या वो भी यहां को पलायन करने का प्लान बनाएंगे? नागरिकता का कानून या अखंड भारत का एजेंडा? अब इस सवाल के जवाब में हम बीजेपी के सांसद अनंत हेगड़े का एक बयान आपको सुनाना चाहते हैं, जो पिछले दिनों चर्चाओं में था और दावा यह था कि उसमें कि अगर 2/3 बहुमत मिला तो हिंदू राष्ट्र का सपना दूर नहीं है। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತುರುಕಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ದಮನಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. बीजेपी सांसद अनंत हेगड़े के हवाले से जो बात सामने आई है, उसके बाद सीएए को लेकर एक सवाल पूछा जा रहा है और वो ये है कि क्या सीएए के जरिए हिंदुओं की एकता का नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है? क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अखंड भारत की बात हमेशा से कहता रहा है। अब मैं इसके समर्थन में आपको भारत की नई संसद में लगाए गए एक मानचित्र को दिखाना चाहता हूं। अब उस पर गौर कीजिए। इसमें भारत के प्राचीन रूप के दर्शन होते हैं और संघ के अखंड भारत के काफी नजदीक भी है ये। तो क्या सीएए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के दर्शन को आगे बढ़ाने का प्लेटफॉर्म है? वरना एक साथ इतने संयोग का क्या मतलब है? किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले लक्ष्य बनना पड़ता है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अब 2024 से आगे की रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें 50% वोट हासिल करने का लक्ष्य है और 2029 के लिए नया एजेंडा सेट करने की कोशिश भी है। क्योंकि राम मंदिर के निर्माण से लेकर धारा 370 तक जो कोर इश्यूज थे वो सब बीजेपी पूरे कर चुकी है। ऐसे में 2024 के आगे की रणनीति जो है या जो बीजेपी की राजनीति है, उसका वाहन क्या हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत ही होगा? यह सवाल बनता है ना पूछना, क्योंकि यह अहम है आज की डेट में। पटियाल ताबड़तोड़ सरकारी विज्ञापनों का परीक्षण करेगा। आजकल हर दिन अखबारों में, रैलियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के इश्तिहार छपते हैं और ज्यादा छप रहे हैं इन दिनों। आपको देखने में आया होगा जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के करीब हैं तो हर सरकार अपने वोटर को बता रही है कि उसने पिछले 5 साल में क्या खास कर दिया। बढ़िया है ना, होना चाहिए। लेकिन पटियाल का एक सवाल है यहां पर, जब आप चुनाव में जाने वाले हैं, सरकारों को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए या सिर्फ अपना प्रशंसा पत्र छपने से उसे कोई फायदा मिल जाएगा? रिपोर्ट कार्ड शब्द का इस्तेमाल इसलिए ताकि आप इस मुद्दे को समझ सकें। हम सब ने एग्जाम्स दिए हैं, साल भर पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं और रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उसमें अच्छे बुरे हर तरह के नंबर एक साथ दिखते हैं। बहुत अच्छा करो तो स्कूल प्रशंसा पत्र भी देता है। कोई बच्चा कम अंक छिपाने के लिए अपने मम्मी पापा को स्कूल में मिला प्रशंसा पत्र दिखाए, लेकिन मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड ना दिखाए, तो क्या यह नैतिक है? इसी तरह चुनाव से पहले सरकार केवल अपने अच्छे कामों का विज्ञापन दे, लेकिन अधूरे कामों और बिगड़ गए काम की जानकारी ना दे, तो क्या यह सही है? चुनाव नजदीक है। पटियाल वोटर की सही जानकारी के हक को मुद्दा बनाकर किसे वोट दे या ना दे, यह तय करने से पहले वोटर को प्रत्याशी की कमी और ताकत दोनों होनी चाहिए, यह बताना चाहता है। विकास की सही पिक्चर देने की जिम्मेदारी सरकार पर ही होनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप सुनते होंगे कि बीमा जोखिम के अधीन है या फिर निवेश पूरी जानकारी के बाद ही करें, ठीक उसी तरह से वोटर के लिए भी सरकार को डिस्क्लेमर जारी करना चाहिए। मेरी बात को कन्वे करने के लिए अब आपको स्क्रीन पर मैं 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, इन पर गौर कीजिएगा जरा। वोटर को पूरी जानकारी का हक मिलना चाहिए, यह बात पटियाल इसलिए कह रहा है क्योंकि मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो सरकार ने ही जारी किए हैं। ये आंकड़े सरकार के विज्ञापनों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। सवाल खड़ा करते हैं कि क्या वोटर को आधा सच बताया जा रहा है? क्या आपकी चॉइस को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है इन विज्ञापनों के माध्यम से? आंकड़े आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा जरूर,
लेकिन अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये वही विज्ञापन है जो सरकार के प्रदर्शन पर पारदर्शी पर्दे की तरह हैं, दिखाते भी हैं और छिपाते भी हैं। मैं यहां एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मुझे इन विज्ञापनों से कोई इतराज नहीं है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। क्या चुनाव से ठीक पहले वोटर पर इश्तिहार की कारपेट बॉम्बिंग नैतिक है? कारपेट बॉम्बिंग से हम तुलना कर रहे हैं। मतदान के लिए मन को तैयार कर रहे वोटर पर ऐसे विज्ञापनों का क्या असर पड़ता है? केंद्र और राज्य सरकारों के अंधाधुंध विज्ञापन सरकार के खिलाफ गुस्से को क्या मिटा देते हैं? क्या सरकार ऐसे विज्ञापन देकर अपने पक्ष में वोटर का ब्रेन वॉश करती है? बड़े दल और सरकार के बराबर विज्ञापन देने की क्षमता विपक्षी दलों या छोटी पार्टियों में नहीं होती है। ऐसे में क्या विज्ञापनवादी लोकतंत्र चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है? क्या विज्ञापनवादी राजनीति में नागरिक की अनदेखी होती है और नेताओं का प्रचार? और सबसे बड़ी बात यह कि क्या जब प्रोजेक्ट पूरे होते ही नहीं है या जो प्रोजेक्ट का विज्ञापन चलता है वो अधूरे प्रोजेक्ट की सच्चाई उसमें दब जाती है? पटियाल भी चाहता है कि देश का विकास हो, देश के आखिरी छोर पर खड़े जरूरतमंद को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, लेकिन लोकतंत्र में नागरिक के जीवन में आया बदलाव महत्वपूर्ण होना चाहिए या विज्ञापन से हो रहा प्रचार? यह तय करने की घड़ी है आज। इसका परीक्षण मैं आगे करूंगा, लेकिन पहले आपको नए लोकतंत्र की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इसमें आपको पता चल जाएगा कि विज्ञापनवादी लोकतंत्र में कैसे वोटर के दिमाग में विकास और फील गुड का नैरेटिव ठूंस ठूंस कर भर दिया जाता है, जो कमियां पर्दे पर डाल देता है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2024 आने मुश्किल से अभी 75 दिन हुए हैं। इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। ₹32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। भाजपा सरकार जिस रफ्तार से काम कर रही है उसमें शिलान्यास लोकार्पण के लिए समय कम पड़ रहा है, दिन कम पड़ रहे हैं जी। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। प्रचार और प्रसार की पुरानी थ्योरी है, प्रचार जितना तगड़ा कंपनी का फायदा उतना चोखा। नए जमाने के नए नवेले इश्तिहारवादी लोकतंत्र की भी यही खूबसूरती है। चुनाव में इस प्रयोग की विधि भारतीय नेता अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए विकास की धरा पर इश्तिहार और विज्ञापन की वैल्यू अच्छे से समझते हैं। बीजेपी विकास के बूते चुनावी पिच पर उतरी है। ओपनर बल्लेबाज खुद पीएम मोदी है। विकास के विजन पर चलकर बीजेपी 400 प्लस का टारगेट हासिल करने निकली है। पिछले 70 दिन में पीएम मोदी ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। 2 जनवरी से लेकर 11 मार्च के बीच मोदी ने 20 राज्य और 1 केंद्र शासित सूबे में विकास का प्रचार प्रसार किया। एनडीए शासित 18 राज्यों में से 10 को विकास मॉडल भी समझाया। इनमें 8 विपक्ष शासित और 2 केंद्र शासित हैं। पिछले 28 दिनों में पीएम मोदी ने 20 राज्यों का दौरा किया। वोटर के दिमाग में विकास की पहली सुपरडोज 11.13 लाख की विकास परियोजनाएं। अखबारों में ऐसे ही विकास की बाढ़ नहीं है।
पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने देश को 11.13 लाख करोड़ की परियोजनाएं दी। इनमें एनडीए शासित 10 राज्यों को 7.6 लाख करोड़ मिले, विपक्ष शासित 8 राज्यों को 2.72 लाख करोड़ की योजनाएं मिली, 2 केंद्र शासित राज्यों को 40,000 करोड़ रुपए का विकास मिला, जबकि देश में 41,000 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वोटर के दिमाग में विकास की दूसरी सुपरडोज, 4.41 लाख करोड़ रुपए सड़क से हवाई सफर। पिछले 3 महीने में मोदी सरकार का फोकस सड़क, रेल, मेट्रो, ब्रिज और एयरपोर्ट बनाने पर रहा। इस विकास पर मोदी सरकार ने 4.41 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। इश्तिहारवादी लोकतंत्र में विकास और वोटर से जुड़ी कुछ और योजनाएं आपको गिनाता हूं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में सरकार ने 1.8 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की। विकास का फोकस हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर भी रहा। पिछले 3 महीने में स्वास्थ्य पर 20,000 करोड़ और शिक्षा पर 15,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत हुई। चुनाव से पहले इश्तिहार की बयार का एक और परीक्षण करें तो पता चलता है कि पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने गरीबों के घर पर 11,000 करोड़, सीवरेज पर 6,000 करोड़ और पर्यटन, सोलर पावर, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और महिला कल्याण पर 4 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं या तो लॉन्च की हैं या फिर उनका श्रीगणेश किया। अब मैं विकास वाले विज्ञापनों से वोटर के वशीकरण का परीक्षण करूंगा। केंद्र राज्य की सरकारें इनकी मदद कैसे करती हैं, लेकिन क्या केंद्र राज्यों की विकास का गिफ्ट भी बांट रहा है, गिफ्ट दे रहा है? गिफ्ट शब्द अजीब है ना, लेकिन इश्तिहारों में छपा है, खासकर उन राज्यों के लिए जहां केंद्र वाले दल की सरकार नहीं है। मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में 15,400 करोड़ रुपए की बयास जो विकास परियोजनाओं का इश्तिहार दिया गया। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और 2014 में सिर्फ 2। इस बार 35 का टारगेट है, यानी लक्ष्य 35 है पश्चिम बंगाल में। बिहार को 27,000 करोड़ की विकास परियोजनाएं केंद्र में देने का गिफ्ट का दावा किया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने कितनी जीती थी? 39 जीती थी और अब की बार 40 की 40 जीतने का टारगेट है। दक्षिण भारत में तेलंगाना की 20,000 करोड़ रुपए के गिफ्ट का विज्ञापन दिया गया। यहां लोकसभा की 17 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने वहां पर सिर्फ 4 सीटें जीती थी, 4 ही उसके खाते में आई थी। ओडिशा में 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का गिफ्ट दिया गया। 21 लोकसभा की सीटें हैं ओडिशा में। बीजेपी को 2019 में महज 8 सीट मिली थी। विज्ञापन का सीधा रिश्ता वोट से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विकास के अधूरे इश्तिहार दिखाकर पूरे वोट हासिल करने की इस राजनीति पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आइए अब ये भी जान लेते हैं। इन दिनों अखबारों को अगर आप देखें, चाहे वो हिंदी का अखबार हो, अंग्रेजी का अखबार हो, रीजनल पार्टियों के अखबार हो, तमाम पेज भारत सरकार के ऐड से भरे हुए हैं। ये एडवर्टीजमेंट किस बात के हैं? ये इस बात के हैं कि सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। जब एक आम वोटर अखबारों के पन्नों को उलटता है तो उसे सरकार की सिर्फ उपलब्धियां दिखाई पड़ती हैं। जाहिर है जो कुछ जहन में रहेगा वो मोदी सरकार की उपलब्धियां रहेंगी। उनकी नाकामी या जिन मुद्दों पर शायद सरकार असफल दिखाई पड़ी है उसका जिक्र तो वोटरों के तक बहुत कम दिखाई पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत नायाब रिसर्च बताने वाला हूं जो खुद सरकार ने देश के सामने रखी है, लेकिन ये आपको किसी भी विज्ञापन में देखने के लिए नहीं मिलेगी। इससे ये बात निकल कर आती है कि सफलता के शोर में असफलता छिप जाती है और शायद सरकारों को यही सूट भी करता है कि चुनाव से पहले उनकी अच्छी बातें ही हों, दूसरी कोई बात ना हो, वोटर के मन में उनका फील गुड भाव बना रहे। तो अब वो आंकड़ा जो हमारे परीक्षण की बुनियाद है। केंद्र सरकार के 150 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत की करीब 1,821 प्रोजेक्ट अब भी एक्टिव हैं। इनमें से 780 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, मतलब 43% डिले है। इसमें कौन कितनी देरी से चल रहा है, इसकी डिले इंडेक्स भी आपको जाननी चाहिए और हम आपको बताएंगे।
25% प्रोजेक्ट जो हैं 1 से 12 महीने की देरी से चल रहे हैं। जो एक्टिव प्रोजेक्ट हैं उनमें से ये प्रतिशत के हिसाब से मैं आंकड़ा बता रहा हूं, और 27% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 13 से 24 महीने की देरी से चल रहे हैं, लगभग 2 साल तक की देरी से चल रहे हैं, और 36% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 25 से 60 महीने की देरी से चल रहे हैं। 15% प्रोजेक्ट्स 60 महीने की देरी से चल रहे हैं। ये पूरा आंकड़ा है जो प्रोजेक्ट देरी हुई है जिनको कंप्लीट होने हैं। यानी अभी भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स अधर में लटके हुए हैं। उधर सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 3 महीने में 11 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण हो चुका है। सब चंगा है जी, लेकिन क्या वोटर को आधा सच बता रही हैं सरकारें? क्या यह माना जाए कि इससे किसी खास पक्ष में चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है? इन सवालों का जवाब हमने एक्सपर्ट से पूछा, तो उनकी राय जो थी वो आपको भी सुननी चाहिए। लोकतंत्र में पॉलिसी ही महत्वपूर्ण है, विज्ञापन महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब लोकतंत्र में कोई पॉलिसी काम करे और उसका विज्ञापन हो तो उसका असर भी उतना ही लाजमी है। मेरा यह मानना है कि इस समय मुख्य रूप से चाहे वो राज्यों के कई मुख्यमंत्री हों जो चुनाव जीत रहे हैं अपनी अपनी जगह, जिसमें बड़ी तादाद में विपक्ष के मुख्यमंत्री शामिल हैं, नेता शामिल हैं, वो अपनी लोकप्रिय नीतियों के कारण जीत रहे हैं और साथ में नीतियों के विज्ञापन के कारण भी उसका असर उनको मिल रहा है। जो राज्यों में उन सभी विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के लिए बात काम कर रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे स्टालिन हो, वही बात केंद्र के लेवल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रही है। मुख्य रूप से उनका पॉलिसी का लेवल का काम वो उनके पक्ष में काम कर रहा है, विज्ञापन उस सक्सेस को आगे बढ़ा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबसे जरूरी होता है। वोटर को प्रभावित करना गलत माना जाता है। सत्ता में बैठे दल संसाधन में मजबूत होते हैं, वो ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में सत्ता से दूर और क्षेत्रीय दलों को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसलिए चुनाव से ठीक पहले सब कुछ चंगा है वाले विज्ञापनवादी लोकतंत्र पर नैतिक विचार की जरूरत है। सरकार अपनी कमियों का डिस्क्लेमर लगाकर प्रचार करे। प्रशंसा पत्र दिखाने की बजाय वोटर को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए। भारत में विश्वास है जहां महिला की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है ना ये धारणा? लेकिन चुनाव के मौसम में ऐसा लगने लगा है कि जहां महिला की पूजा होती है वहां चुनाव होता है। चुनाव सिर पर है, इसीलिए राजनीतिक दलों का हर वादा महिला केंद्रित है। गारंटी देने की होड़ मची है, लेकिन इन सब वादों और गारंटियों का सच क्या है, पटियाल आपको बताएगा। आपने केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजना के बारे में सुना होगा। सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए ताकि वो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो। इसका भी परीक्षण करूंगा, लेकिन पहले कांग्रेस के महिला केंद्रित मैनिफेस्टो की बातों पर गौर कर लेते हैं। कांग्रेस ने आज महिलाओं को न्याय वाली गारंटी दी है। कांग्रेस का वादा यह है कि अगर सत्ता में आए तो महिलाओं को महालक्ष्मी गारंटी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री और सावित्रीबाई फुले हॉस्टल से सशक्त बनाया जाएगा। ये सब स्कीमें महिलाओं के लिए। कांग्रेस की ये सब गारंटियां क्या हैं? इसकी पूरी डिटेल कांग्रेस की किसी महिला नेता ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी की। आप भी सुनिए। महालक्ष्मी गारंटी, इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक, इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। का सम्मान, इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। अधिकार मैत्री, इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल, भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालय में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी। लोकसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी है। राजनीतिक दल टिकट बांट रहे हैं। कांग्रेस के पिटारे में महिलाओं के लिए जो कुछ भी है
वो आपने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सुन ही लिया। लेकिन बीजेपी ने महिलाओं को क्या दिया? क्या बीजेपी ने 2019 का या उससे पहले के चुनाव में महिलाओं से किए वादे पूरे किए या नहीं? पटियाला आपको बताएगा। इसके लिए पटियाला ने केंद्र की ड्रोन दीदी और लखपति दीदी योजना का एक टेस्ट किया है, ताकि वोटर को यह पता चल सके कि घोषणा और हकीकत एक है या उनमें भी अंतर है। देश में महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब 102 दीदियों ने ड्रोन उड़ाया तो पूरी दुनिया इसकी गवाह बनी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के किसान की बेटी संगीता दांगी के हाथ में अब ड्रोन आ गया है। दावा है यही ड्रोन संगीता की जिंदगी में परिवर्तन का नया फेज लेकर आएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम पायलट बन जाएंगे और बन गए हम। सर, हमें रोजगार मिल रहा है। हमारा सपना है कि मंथली 15,000 रुपए हम कमाएं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने 30 नवंबर 2023 को ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की। ड्रोन दीदी योजना के तहत भोपाल में 100 से ज्यादा महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद ड्रोन दीदी खेतों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव करेंगी। हर महिला ड्रोन पायलट को 10-15 गांव की जिम्मेदारी के साथ ड्रोन दिया जाएगा और इस काम के लिए ड्रोन दीदी को 15,000 रुपए वेतन भी मिलेगा। समाज और परिवार दोनों में बहुत बदलाव आएगा। जैसे कि हम एक छोटे से गांव से हैं, अब हमारे यहाँ पे किसानों को ये दवाई के लिए बहुत पैसे लगते हैं, दिन भर लगता है उन्हें 1 एकड़ दवाई डलवाने के लिए। इससे हम सिर्फ 7 मिनट में पूरी 1 एकड़ कवर कर सकते हैं। समाज में लोग इज्जत करने लगे हैं सर, पूछने लगे हैं उससे, मतलब पहले इतना नहीं था। ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं को आर्थिक फायदा तो होगा ही, साथ में सामाजिक स्तर भी सुधरने लगा है। ड्रोन दीदी के साथ साथ केंद्र सरकार की लखपति योजना भी महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बना रही है। लखपति योजना से उन महिलाओं को सीधा फायदा मिल रहा है जो छोटा मोटा व्यवसाय करती है। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की आदिवासी महिला वैजंती नाग से मिली। वैजंती दुकान चलाती है। पहले दुकान छोटी थी, लेकिन लखपति दीदी योजना से वैजंती को 80,000 का लोन मिला, जिसके बाद वैजंती की दुकान ही उनकी पहचान बन गई। लखपति से मैंने फिर लोन ली, उसके जरिए फिर दुकान को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा बनाई हूँ और सालाना 1.5 लाख तक हो जाता है और महीना का इनकम 10,000 तक हो जाता है। चुनावी साल है, इसलिए कांग्रेस बीजेपी समेत सभी दलों का फोकस महिला वोटर पर है। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए महिला वोटर को लुभाना चाहती है, इसीलिए आज कांग्रेस ने नारी को न्याय की गारंटी दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि साल 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे और गारंटी महिलाओं को दी थी, क्या वो सभी भी पूरे कर लिए गए हैं? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको बताऊंगा बीजेपी ने कितने वादे पूरे किए, तो सुनिए। साल 2019 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। आज देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध की क्या स्थिति है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए। साल 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में 4,28,278 मामले दर्ज हुए थे और ये आंकड़ा साल 2022 में बढ़कर 4,45,256 हो गया है। मतलब करीब 4% की बढ़ोतरी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में हुई है। कांग्रेस के राज में महिलाओं के लिए नारी न्याय गारंटी वाला मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? चलिए सुन लीजिए, वो भी बता देता हूं। कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, क्या वहां पर महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? हिमाचल में सभी मंत्री पुरुष हैं। हालांकि वहां कांग्रेस की कोई महिला विधायक भी नहीं है, क्योंकि टिकट भी बहुत कम महिलाओं को दिया गया था।
तेलंगाना में 2 महिला विधायकों को मंत्री जरूर बनाया गया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार में महज 1 महिला को मंत्री पद मिला है। अब कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं को मिल रही भागीदारी की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और प्रभारी सिर्फ पुरुष हैं। कांग्रेस ने 3 महिलाओं को महासचिव बनाया है, तो साथ ही 8 सचिव भी महिलाएं हैं, लेकिन संयुक्त सचिव पुरुष ही हैं। मतलब महिलाओं को पद देने के मामले में पार्टी की स्थिति भी ठीक नहीं है। अब आपको पूरे देश में महिलाओं की स्थिति बताना बहुत जरूरी है और वो बताता हूं। पार्लियामेंट में 77 यानी 77 महिला सांसद आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं और ये 77 महिला सांसद अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनकर पार्लियामेंट में पहुंची है। क्या आप देश में महिलाओं को मिलने वाले औसत वेतन जानते हैं कितना है? महिलाओं को औसत वेतन हमारे देश में मिलता है 15,772 रुपए। देश की जीडीपी में महिलाओं का योगदान कितना है? 18%। और ग्लोबल जीडीपी जो है उसमें महिलाओं का योगदान कितना है? 37%। अगर महिला श्रम बल भागीदारी दर की बात करें तो उसमें 2014 में ये 31% थी, तो 2023 में बढ़कर 37% हो गई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 लाख से ज्यादा गैस कनेक्शन बांटे हैं, 28 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं। लेकिन अफसोस की बात क्या है? अफसोस इस बात का है कि हमारे देश में आज भी बच्चों को जन्म देते वक्त 1 लाख में से 97 महिलाओं की मौत हो जाती है। महिला विकास के दावों और जमीनी सच्चाई में फासला है। कदम बड़े हैं लेकिन अभी बहुत चलना है। लेकिन इस बीच राजनीति में महिलाओं को वोट बैंक में बदल दिया है। क्या यह सच है? हाँ, इतिहास गवाह है। जब जब किसी समुदाय को वोट बैंक बनाया गया उसका नुकसान ही हुआ है। इसीलिए महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, सत्ताधारी पार्टी से अपना हक मांगना चाहिए, लेकिन वोट बैंक बनने से बचना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं ये कहने लगेंगी, अगले जन्म मोहे वोट बैंक ना कीजो। एक बात बताइए, आप या आपके बच्चे पैकेट बंद या डिब्बा बंद खाना पीना लेते हैं? तो पटियाल का यह परीक्षण आपके लिए बहुत जरूरी है। पटियाल के पास 2 चेतावनियां हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आएंगी जिन्हें देखने के बाद आप भी डिब्बा बंद खाना खाने से तौबा तौबा करेंगे। ये क्या है, जानकारियां सुनिए। पहली चेतावनी यूपी की राजधानी लखनऊ के बड़े अस्पताल पीजीआई ने रिलीज की है। रिसर्च बताती है कि जिन घरों में रोटी सब्जी कम बनती है, बच्चे जंक फूड या आलू से बने चिप्स ज्यादा खाते हैं, उन्हें किडनी में पथरी की गंभीर बीमारी हो रही है। दूसरी चेतावनी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने जारी की है कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं उन्हें 32 गंभीर बीमारियां होने का खतरा है। लखनऊ पीजीआई की रिसर्च रिपोर्ट की एक और बात खतरे को अलर्ट करती है। चिप्स का, जंक फूड का, इन सब चीजों का खाना जो है किडनी और यूरिन बैग में पथरी को बनाने में मदद करता है। पिछले 10 सालों में बच्चों में पथरी की बीमारी 10% बढ़ी है। 5 साल के बच्चों को पथरी होती है तो दोबारा होने की उम्मीद 60% बढ़ जाती है, यानी छोटे बच्चों में ज्यादा बढ़ जाती है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाना जान को खतरे में डालने जैसा क्यों है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिसर्च पर अगर आप गौर करेंगे तो वो क्या कहती है कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी 32 बीमारियां हो सकती हैं इससे। आपको अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाने से हार्ट अटैक के चांस 48 से 53% तक बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर का खतरा 12% तक बढ़ जाता है डिब्बाबंद खाने में। ऐसा क्या है जो सेहत के लिए हानिकारक है? ये हमने एक्सपर्ट से पूछा। अल्ट्रा प्रोसेसिंग इसलिए कहते हैं कि इनका शेप और साइज सब कुछ बदल जाता है और फूड जो रियल फूड है वो बीच में नहीं रहता। ये पाया गया है कि इनमें चीनी, नमक या वसा की मात्रा हमेशा ज़्यादा रहती है। ये भी पाया गया है कि अगर हम इसकी सेवन अपनी डाइट में 10% से ज़्यादा करें तो बीमारियों का चांस जो है वो बढ़ जाता है। और बेटर तो यही होगा कि अगर चीनी की मात्रा 10% से ज़्यादा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या वसा की मात्रा 10% से ज़्यादा है, आप लेबल देख लीजिए करिए, तो आप उसको अवॉइड करें। सरकार को पॉलिसी पे काम भी करना होगा, जैसे कि ऐसे पदार्थ जिनमें चीनी या नमक ज़्यादा है उनके बाहर लिखना, सामने पे लिखना कि इनमें चीनी या नमक ज़्यादा है। दूसरा, इनके जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं
जहाँ कोई सेलिब्रिटी इनकी एडवर्टाइजमेंट करता है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। हेल्थ इज वेल्थ, हर भारतीय अच्छे से जानता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो अपनी लाइफलाइन को 50% छोटा करने के लिए रोजाना कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। इसके लिए मैंने डिब्बाबंद खाने की इंडस्ट्री का परीक्षण किया है, तो फटाफट आप भी देख लीजिए। देश में प्रोसेस्ड फूड की मार्केट 25.5 लाख करोड़ रुपए की है। हर भारतीय महीने में औसतन खर्च करीब 10% हिस्सा फूड प्रोसेसिंग पर जो है खाने पीने में करता है। इस हिसाब से हर भारतीय 525 रुपए प्रोसेस्ड फूड पर खर्च कर रहा है, जो एक साल का 6,300 रुपए बनता है। और हेल्थ पर साल भर में हर भारतीय करीब 5,000 रुपए खर्च करता है ना महत्वपूर्ण जानकारी। पैकेट बंद खाना सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। जनहित में पटियाल ने यही कहना है और यही मेरी आपसे गुजारिश भी है कि जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड से परहेज करें, हेल्दी खाएं, स्वस्थ रहें। अब वक्त आपके कमेंट्स का है, देख लेते हैं फटाफट क्या लिखा है। विवेक मोहन मेहता लिखते हैं, दिस रिपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएटेबल, थैंक यू मिस्टर पटियाल, एबीपी न्यूज़। ये जो हाईटेक कार चोरी पर हमने रिपोर्ट दिखाई थी उसके लिए ये अप्रिसिएशन भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह से फीडबैक देते रहिए, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।